हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली स्टॉक क्यूएनए शो। वो शो जहां पे हम आपके पूरे हफ्ते के भेजे हुए सवालों का एक वीडियो में जवाब देते हैं। तो अगर आपको मुझसे सवाल पूछने हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे अपने क्वेश्चन को पोस्ट करना होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली वीकली स्टॉक क्यूएनए को संडे के दिन पोस्ट क्या करें, ताकि उस आने वाले वीक की जो मार्केट एनालिसिस है मैं आपको उसी वीडियो में दे दिया करूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला सवाल है परितोष ओझा का। वो पूछते हैं कि अगर किसी कंपनी में इनकम टैक्स की रेड होती है तो क्या हमें उसके स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। देखिए, इसके रिलेटेड मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी जब मैं पॉलीकैब की एनालिसिस कर रहा था। अगर आप सर्च करेंगे द फाइनेंस नोट और पॉलीकैब तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। देखिए, गोल्डन रूल याद रखिए, अगर कोई फ्रॉड या स्कैम किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट नहीं करता है तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीकैब को ही ले लीजिए। पॉलीकैब ने अपने सेल्स और प्रॉफिट को कम करके दिखाया ताकि वो अपने इनकम टैक्स को बचा सके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो बहुत पैसे कमाता है और वो आप उससे पूछते हैं कि यार तेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है, तू तो बहुत पैसे कमाता है, और अगर वो आपसे कहता है कि नहीं यार मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, पैसे वैसे उतने नहीं आ रहे, लेकिन आपको पता है कि उसके पास पैसे अच्छे खासे हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि वो इंसान बहुत ही बेकार है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन इसी के उल्टा अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास उतने कोई पैसे वैसे नहीं है, लेकिन वो आपके साथ इस तरीके से रहता है जैसा उसके पास कितने पैसे हो, तो आप क्या कहेंगे कि यार इसके पास कुछ पैसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये ऐसा रह रहा है, लग रहा है करोड़पति और अंबानी की औलाद है। आप यही कहते हैं। तो ये जो बबल है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि ये पैसा है, ये वो बबल है जिससे आपको बच के रहना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम सत्यम का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको याद होगा सत्यम के केस में उसने अपने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को ल्योर कर सके, यानी कि उनको अट्रैक्ट कर सके और बैंक से ज्यादा लोन ले सके। अब पॉलीकैब और सत्यम में फर्क क्या है? पॉलीकैब ने अपने सेल्स और प्रॉफिट को कम करके दिखाया ताकि वो अपने इनकम टैक्स को थोड़ा बचा सके, लेकिन उसी जगह सत्यम ने अपने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाया ताकि वो उसे लोन मिल सके। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई कंपनी अपने सेल्स को कम करके दिखाती है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये कई ऐसी कंपनीज है जो करती है, आपको बस पता नहीं है। और मैंने पॉलीकैब वाले वीडियो में भी कहा था कि वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो सिर्फ इस आईटी रेट की वजह से स्टॉक को सेल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आईटी रेट कब पड़ता है? जब आपका जितना इनकम टैक्स बनता है आप उससे कम पे कर रहे हो। कभी आप अगर ज्यादा पे करते हो तो आप पे रेट बढ़ेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर वो अपने इनकम टैक्स को कम करके दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने सेल्स और प्रॉफिट को भी तो कम कर रहा होगा। तो रियलिटी में तो सेल्स ज्यादा है, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अगला सवाल है फैंटम्स एरा का। ये पूछते हैं कि हम कैसे पता करें कि किसी कंपनी का एक हाई क्वालिटी बिजनेस मॉडल है। देखिए, हाई क्वालिटी बिजनेस मॉडल जानने के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला है डेटर डेज, दूसरा है कैश कन्वर्जन साइकिल और तीसरा है वर्किंग कैपिटल डेज। हम में से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स, कि वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। अब तो कई लोग हैं जो ईपीएस और आरओई भी देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटर डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज। डेटर डेज क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोला और आपने अपने क्लाइंट को कोई माल बेचा। अब वो उसका पैसा कितने दिन में लौट आता है, इसी को हम कहते हैं डेटर डेज। ये जितना ज्यादा होगा एक कंपनी के लिए उतना नुकसान करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डेटर डेज होता है उसके कैश फ्लो में उतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब ऑब्वियसली मान लीजिए आपने कोई माल बेचा तो आप अपने पास तो उसका सेल्स और प्रॉफिट लिख लेते हैं, लेकिन क्या क्लाइंट ने आपको रियलिटी में पैसा दिया है? बिल्कुल नहीं। तो ऑन पेपर प्रॉफिट का क्या फायदा अगर आपको पैसा ही नहीं मिला? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लाइंट लेट से पैसा लौटाता है तो आपके कैश फ्लो में इंपैक्ट पड़ेगा, और डेटर डेज जितना ज्यादा होता है एक कंपनी को उतना नुकसान झेलना पड़ता है। अब आते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल में। कैश कन्वर्जन साइकिल का सिंपल सा मतलब होता है कि एक कंपनी अपने प्रोड्यूस किए हुए माल को कितने दिन में बेचकर पैसा वापस ले पाती है। मान लीजिए आपको किसी चीज को प्रोड्यूस करने में 10 दिन लगा, उसके बाद 10 दिन वो आपके फैक्ट्री में रहा, आपको 10 दिन लगा उसे बेचने के लिए, और 20 दिन के बाद वो पैसा लौटाता है, तो आपका टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल 50 दिन का हो गया। यानी उस फिनिश गुड्स को कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको 50 दिन लगता है। तो ये भी चीज जितना कम होगा एक कंपनी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से उसका कैश कन्वर्जन साइकिल और डेटर डेज बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये कंपनी अभी तो ठीक चल रही है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में इस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि किसी भी कंपनी के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है कैश फ्लो का खराब होना।
किसी भी कंपनी में अगर कैश फ्लो खराब होता है तो उसके बाद उसका अंत निश्चित है। और तीसरी चीज है वर्किंग कैपिटल डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरर है और आप अपने रॉ मटेरियल्स को किसी वेंडर से खरीदते हैं और वो वेंडर आपको 20 दिन का टाइम देता है कि 20 दिन में आप उस पैसे को लौटा दें, लेकिन आपके रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स बनाने में 20 दिन लगते हैं। उसके वो इन्वेंट्री बन के आपके फैक्ट्री में 20 दिन तक रहती है। 20 दिन आपको उसे बेचकर पैसा लेने में लगता है, तो टोटल 60 दिन है। 60 में से आप उसके अपने वेंडर्स के दिए हुए 20 दिन को माइनस कर दीजिए, तो ये जो 40 दिन है यही आपका वर्किंग कैपिटल डेज है। सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल वो होता है जिसमें वर्किंग कैपिटल या तो जीरो हो या नेगेटिव हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी ई कॉमर्स या रिटेल आउटलेट्स हैं इनके वर्किंग कैपिटल हमेशा नेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फ्लिपकार्ट को लेते हैं। वो आप जब फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो आपको पैसा या तो एडवांस में पे करना होता है या फिर जब कुरियर आपके घर आता है तो आप पैसा पे करते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट अपने वेंडर्स को मंथली सेटलमेंट करती है, वो कभी भी आपका आया हुआ पैसा पहले ही नहीं देती। अब यहां एक बात समझिए, फ्लिपकार्ट उधार में माल खरीद रही है और आपसे एडवांस में पेमेंट ले रही है। मान लीजिए उस कंपनी को जिससे फ्लिपकार्ट ले रही है उस सेलर को 30 डेज में पेमेंट करना है, तो फ्लिपकार्ट आपसे 2 दिन में ही पेमेंट ले रही है। यानी यहां पे 2 - 30 हो रहा है और -28 डेज इसका वर्किंग कैपिटल है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के बिजनेस मॉडल कितनी कमाल की होती है। आप पैंटलूज का एग्जांपल ले सकते हैं। पैंटलूज अपने टाइम की एक मल्टी बैगर स्टॉक थी। क्यों? क्योंकि उसका वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव था। वो अपने सेलर्स या अपने वेंडर से उधार में माल खरीदती थी और आपसे एडवांस में पेमेंट लेती थी, यानी कि उसके पास दोनों ही तरफ के फायदे थे। तो इसी वजह से वो कंपनी एक बहुत ही अच्छे तरीके से बूम कर पाई। अगला सवाल है शुभजीत दास का। ये पूछते हैं, प्लीज एनालाइज AHS सोलर, इज दिस कंपनी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट? चलिए आपकी कंपनी को एनालाइज करते हैं। इसका मार्केट कैप है 107 करोड़ का, मतलब ये बहुत ही छोटी कंपनी है। इसका करंट प्राइस है 346 का। इसके स्टॉक का पी 2600 का है। इसके इंडस्ट्री का पी 37 का है, बट इसके स्टॉक का पी 2600 का है। आपको लगता है इतने महंगे पी में लेकर आपका पैसा बनेगा? अगर ये कंपनी कितनी भी अच्छी हो, इस पी में लेकर कभी पैसा नहीं बनेगा। देखिए उसके बाद हम चलते हैं ROE 1% का, ROC 1.5% का। ये ROE कितना कम है आप इस चीज से समझिए कि अगर आप पूरे शेयर होल्डर 100 रुपए लगाते हैं तो उस पूरे 100 रुपए का यूज करके ये कंपनी सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट कर रही है। आई एम वेरी श्योर ये कंपनी शायद इसी क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हुई होगी। फिर भी मैं देखता हूं इसके स्टॉक का पी 2600 का है। यार इस चीज से मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा। आपको मैं समझाता हूं एक बात। मान लीजिए आप जीन्स खरीदने गए, उस जीन्स का मार्केट में दाम 37 चल रहा है, 37 रुपए का दाम चल रहा है उस जीन्स का, लेकिन आप किसी दुकान में जाते हैं और वो जीन्स आपको 2600 रुपए का पड़ता है, तो क्या आप उस जीन्स को लेंगे? तो जब आप उस जीन्स को नहीं लेंगे, आप कोई भी दूसरा सामान महंगा नहीं लेते, तो आप स्टॉक इतना महंगा कैसे ले सकते हैं? आप समझ रहे हैं, अगर ये स्टॉक यहां से गिरना शुरू करे तो इससे कितना गिरना होगा ताकि ये अपने इंडस्ट्री पीक 37 के आसपास आ पाए? सर ये स्टॉक कहीं से अच्छी नहीं है। मतलब इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेशन, प्लीज। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही काम करना है। लेकिन अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल इस स्टॉक को कभी नहीं लेता, क्योंकि ये 2600 का पी है, ये बहुत महंगा है और इसका ROE इतना बुरा है कि मैं बिना देखे कह सकता हूं कि ये कंपनी बहुत ही मुश्किल से प्रॉफिटेबल हुई होगी। इस कंपनी में EPS ग्रोथ, इसका EPS पिछले साल 7 का था और अभी 0.13 का है। सर इसमें तो EPS ग्रोथ भी नहीं है। फिर आपको क्या ऐसा चीज लग रहा है कि इस कंपनी में कोई खास हो सकता है जिसकी वजह से आप इस कंपनी को ले रहे हैं? अगला सवाल है निशांत श्रीवास्तव का। यह पूछते हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, विच इज बेटर? देखिए दोनों ही चीजें अपनी जगह में अच्छी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड एडवाइस कि आप इन्वेस्टिंग के साथ जाएं, इसलिए क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आपको 3-4 साल हो गए स्टॉक मार्केट में और आप प्रॉफिटेबल भी हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आपको याद रखना है कि आपको इंट्राडे या इस तरीके की ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं करना। अगला सवाल है अभिनय कुकरेजा का। ये पूछते हैं, व्हाट आर सम ग्रेट सेक्टर्स फॉर फ्यूचर?
देखिए, कोई भी सेक्टर जो 10 या 12% के CAGR से ज्यादा तेज ग्रो कर रही है वो एक अच्छी सेक्टर है। इसमें आपको जितने भी न्यू एज सेक्टर्स हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, AI, सेमीकंडक्टर्स और इस तरीके के सेक्टर्स मिलेंगे। ये सेक्टर्स वाकई फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है। तो आपको सिंपल सा चीज करना है कि आप गूगल पे जाइए और कोई भी 22 में से कोई भी एक सेक्टर डालिए और लिखिए मार्केट साइज इन इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर डालते हैं और लिखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर मार्केट साइज इन इंडिया। उसमें आपको मार्केट साइज तो देगा और साथ में CAGR भी बताएगा कि ये कितने CAGR से ग्रो कर रही है। तो कोई भी सेक्टर 12% से तेज ग्रो कर रही है वो एक अच्छी सेक्टर मानी जाती है। अगला सवाल है ट्रेडर सिंह 18445 का। ये लिखते हैं व्हाट आर योर व्यूज ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग, इज इट अ ल्यूक्रेटिव वे टू मेक मनी? ऑप्शंस ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू लूज मनी। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं जिन्होंने बड़ा लॉस किया है स्टॉक मार्केट में, 95% ऑफ देम वेयर ऑप्शंस ट्रेडर, स्पेशली ऑप्शंस बायर, विच मोस्ट ऑफ द यू आर। क्यों मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से मना करता हूं? क्योंकि आप समझिए, मान लीजिए आपने 100 रुपए का कॉल लिया है और मार्केट आपके डायरेक्शन में ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी यू गोना एंड अप लूजिंग द मनी। क्यों? क्योंकि जो थीटा डिके होता है मार्केट में, एक चीज होता है थीटा डिके। आपने 100 रुपए का कॉल लिया, मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, आपका कॉल 99 का होता है, 98 का होता है, 97 का हो जाता है। आप सोचते हैं कि यार मार्केट तो मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर मैं पैसा खो क्यों रहा हूं? इसलिए क्योंकि उस वक्त थीटा डिके हो रहा होता है। जैसे जैसे टाइम पार होता है आपके ऑप्शंस का वैल्यू कम होता है। इसलिए जब आप थर्सडे को 3:30 बजे के बाद आप देखेंगे आउट द मनी ऑप्शंस होता है, उस डे का वो 0.05 हो जाता है, लगभग वो 0 हो जाता है। तो उस ऑप्शंस को या आपके जो ऑप्शन है उसे 0 होना होता है राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्राइडे टू द नेक्स्ट थर्सडे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कितनी खतरनाक चीज है। अगर आप सही भी हो तब भी आपका पैसा बर्बाद ही होगा। अगला सवाल है समीर आहूजा का। ये पूछते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं उसे कैसे एलोकेट करूं? देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग में एलोकेट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने 10 या 20% वेटेज एक स्टॉक में डालें। इससे कम वेटेज किसी स्टॉक में नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, जो कि मुझे आपके सवाल से लग रहा है, तो स्टिक टू द ब्लू चिप्स। मैं आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, याद रखिए, स्टिक टू द ब्लू चिप्स। आप हमेशा जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उन्हें बाय कीजिए। धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाएगा तब आप जितने भी स्मॉल कैप्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरा यह मानना है, जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन्हें यही एडवाइस करता हूं कि अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो को लोकल ट्रेंड मत बनाइए। मैं कई लोगों से मिलता हूं जिनके पास 1 लाख रुपए हैं और उनके पास 20-20, 40-40 स्टॉक्स है। यार, अगर एक स्टॉक बढ़ भी गया तो कितना ही बढ़ेगा? तो इसीलिए आपको बहुत ही कम स्टॉक्स रखने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 3 या 4 स्टॉक्स खरीदिए, या 5 स्टॉक्स टू बी मैक्स। मैं 5 स्टॉक से ज्यादा 1 लाख रुपए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। और मैं रेकमेंड तो वैसे भी नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर आप कम स्टॉक्स रखते हैं तो आप उन स्टॉक्स को बढ़ने का हेडरूम दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए और आपने 10 स्टॉक्स खरीदे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक स्टॉक में 10,000 रुपए लगाते हैं। और अगर आपका कोई स्टॉक 2 गुना भी हो गया तो आपका 10,000 तो सिर्फ 20,000 होगा। इससे आपके पोर्टफोलियो में क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसी जगह अगर आप अपने 1 लाख रुपए में 5 स्टॉक्स रखते हैं तो आपका 20,000 40,000 हो जाएगा। हाँ, इस 40,000 से अब जरूर फर्क पड़ेगा। अगला सवाल है मनी लवर का। यह पूछते हैं हाउ शुड आई स्टार्ट विद स्टॉक ट्रेडिंग? देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट विद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, देन गो फॉर द 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे वो होता है ना बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, उस तरीके के 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखिए। और तीसरा है चार्ट पैटर्न्स। इन 3 पैटर्न्स को सीखिए अलॉन्ग विद सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप इन 4 चीजों को सीख लेते हैं तो आप प्राइस एक्शन पूरी तरीके से सीख जाते हैं। और प्राइस एक्शन इज एक्चुअली गवर्निंग द स्टॉक मार्केट। उसके बाद स्टार्ट विद अ वाइडर टाइम फ्रेम। अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आप वीकली या डेली चार्ट से शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे के चार्ट में जाइए, फिर 15 मिनट्स और आखिर में 5 मिनट। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा होता है और बड़े पॉइंट ऑफ व्यू में सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। मैच से पहले कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि इंडिया जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि पिछले कई सालों में साउथ अफ्रीका इस तरीके की पोजीशंस में आके कई बार हारी है। लेकिन जो लोग मैच के बीच में सट्टा लगाते हैं वो कई लोग फंस गए थे। क्यों?
क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था जब ज्यादा चांसेस साउथ अफ्रीका के जीतने के थे। लेकिन जो लोग मैच से पहले बड़े टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट कर चुके थे कि साउथ अफ्रीका हारेगी और इंडिया जीतेगी, वो लोग सही निकल गए। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि इस मैच में क्या होगा तो बहुत चांसेस है कि आप सही प्रेडिक्शन कर दें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस ओवर में क्या होगा तो हो सकता है कि आप गलत भी हो जाए। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगले बॉल में क्या होगा तब तो 90% चांस है कि आप गलत ही प्रेडिक्ट करोगे। यही चीज स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करती है। मान लीजिए कोई चार्ट है जो वीकली या डेली टाइम फ्रेम में ऊपर जा रही है, लेकिन 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो कंसोलिडेट कर रही है या फिर नीचे जा रही है। तो अगर आप उस 15 मिनट के बेस पे एंट्री ले लेते हैं तो हाई चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जब कुछ दिन के बाद आप उस ट्रेड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक वाकई ऊपर गई थी। तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद अ वाइडर टाइम फ्रेम, अ बिगर टाइम फ्रेम। अगला सवाल है मिस्टर रिच का। आर यू द रिचेस्ट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडिया? अगला सवाल है सुप्रजीत सहानी का। कैन रुपी रिप्लेस डॉलर? व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? नॉट एज ऑफ नाउ और नियर फ्यूचर। क्योंकि देखिए, आप बिल्कुल सही हैं, डी डॉलराइजेशन और डॉलर से अलग होने की बातें चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रुपी का टाइम आया है। क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन होगा तो इससे पहले चाइनीज युआन का नंबर है। क्योंकि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो चाइना से लोन ले रही हैं और इसके वजह से वो चाइनीज युआन का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पूरे दुनिया में चाइनीज युआन का इम्पैक्ट पहले के मुकाबले कई ज़्यादा है। आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सिर्फ 7 या 8 ही ऐसी करेंसी थी जो रिजर्व करेंसी बन पाई थी, और कोई भी करेंसी 105 साल से ज़्यादा रिजर्व करेंसी नहीं रह पाई है। और डॉलर का 101 या 102 साल हो चुका है। और अभी डी डॉलराइजेशन और डॉलर से हटने की, आपने रिसेंटली सऊदी अरब और डॉलर का पेट्रो डॉलर डील कैंसिल होने की बात सुनी थी। इससे ये चीज़ समझ आता है कि दुनिया जो है डॉलर को डिश तो कर रही है और ये जो पावर है, पावर शिफ्ट ईस्ट की तरफ हो रहा है। लेकिन अभी रुपी का नंबर मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि जब तक चाइनीज युआन है आई डोंट थिंक यूपी का भी नंबर हो सकता है। ओके, तो ये थे आज के कुछ सवाल, और मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको मुझसे कुछ सवाल पूछने हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं और अगले वीडियो में मैं उस सवाल को जरूर ले लूंगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।